If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. So when it comes to markets and industries and stocks, हर चीज़ एक साइक्लिकल चीज़ है. तो ये चीज़ समझाने के लिए आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जहाँ पे आज बहुत सारे डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स इस सेक्टर के बारे में इंटरेस्टेड है. बट पहले मैं आपको इस सेक्टर की बात करने से पहले एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि 2014 से लेके 2019 तक जितने भी पोर्टफोलियोज बनते थे उनमें बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स होते थे. 2017 में दिस साइकिल पीक्ड आउट क्योंकि 2017 में जब आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ तो उसके बाद एनबीएफसी से काफ़ी लोग बाहर निकल गए. बट बैंक्स जितने भी लोग थे 2014 टू 19 में बैंक्स यूज्ड टू बी द लव सेक्टर. मतलब बैंक्स और एनबीएफसीज यूज्ड टू बी दी सेक्टर टू इन्वेस्ट बैक देन. एंड आज ऑपोजिट क्या हो रहा है कि बैंक्स हैव डी रेटेड, एनबीएफसीज भी डी रेट हो रही हैं इस टाइम पे. एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि जो उनके लॉन्ग टाइम प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स होते हैं उनके बिलो आ गए और काफ़ी सारी हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजीज वहाँ से बिलो आ गई हैं. एंड व्हाट हैज दिस लेड टू, तो रिसेंटली मैं पीपीएफएस की फैक्ट शीट देख रहा था जो वो हर महीने रिलीज करते हैं कि इन्होंने ये चेंजेस करी हैं. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीपीएफएस का जो इंडस्ट्री एलोकेशन है टुवर्ड्स बैंक्स हैज क्रॉस 20% मार्क. तुम्हारे आउट ऑफ द एंटायर फंड 20% इज इन्वेस्टेड इन बैंक्स. फिर हम देख रहे थे बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. फिर हम क्वांटम म्यूचुअल फंड करके विच प्रैक्टिसेस अगेन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ नोटिस करी कि उनका जो एक्सपोजर टुवर्ड्स बैंक्स है दैट इज इंक्रीज. अगर आप यहाँ पे फैक्ट शीट देखते हैं तो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का एलोकेशन बढ़ गया, एक्सिस बैंक का एलोकेशन बढ़ गया. तो अगेन दैट मीन्स दैट सम ऑफ दीज डीप वैल्यू फंड्स हु आर नोन टू बी वैल्यू इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग देयर एलोकेशन इन दिस सेक्टर. तो इस वजह से आज हम इस सेक्टर का एनालिसिस करेंगे. तो यहाँ पे अभी डीप वैल्यू मिल के हो रही है, इसके 5 की रीजंस है. तो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या 5 रीजंस है. तो पहला तो है कि पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेल. तो पीएसयू बैंक्स माने अगर आप एसबीआई बैंक के रिजल्ट्स देखेंगे तो एसबीआई बैंक के जो रिजल्ट्स थे दे वर वे अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. सो दिस मीन्स कि पहले 2014 टू 19 की साइकिल में क्या था कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करते थे बिकॉज पीएसयू सेक्टर बैंक्स वर इन एन एनपीए साइकिल कि उनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे थे जिसके चक्कर में उनके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहे थे. क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है कि आप खराब लोन्स के अगेंस्ट जो आप पैसा सेट असाइड करते हो बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घटते जा रही थी. अभी क्या हो रहा है कि बेकार से बेकार पीएसयू बैंक्स भी इस टाइम पे क्रेडिट कॉस्ट में जो इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं, पर उनकी क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहे हैं. अगेन सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल. सम ऑफ द पीएसयू बैंक्स की भी आरओई 16, 17, 18% चल रही है. तो सम ऑफ देम एक्चुअली आर डूइंग वेल बिकॉज दे डिजर्व टू डू वेल. बट पहले क्या था कि पहले देयर वाज अ लैक ऑफ कंपटीशन विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट नाउ देयर इज अनदर सेक्टर दैट इज डूइंग वेल, दैट इज पीएसयू बैंक्स. सेकेंड क्या है, रेगुलेटरी एक्शंस. तो लास्ट 1 ईयर के अंदर आरबीआई के जो एक्शंस हैं ऑन बैंक्स और लाइक एनबीएफसी, चाहे वो पीएसयूज में हो या पब्लिक सेक्टर के अंदर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स में हो या प्राइवेट सेक्टर की साइड हो, तो आरबीआई एक्शंस हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड्स इन दिस सेक्टर. एंड कई लोग कहते हैं आरबीआई इसलिए कर रही है ताकि दे वांट टू प्रोलॉन्ग द ग्रोथ बिकॉज सी वेन एवर इंडियन इकॉनमी हैज डन बैड, इट हैज डन बैड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वन रीजन कि एट द टाइम व्हेन द गोइंग इज गुड, जब गोइंग गुड होती है तो इरैशनल लेंडिंग होती है. इरैशनल लेंडिंग के चक्कर में क्या होता है, इंडिया के जो फाइनेंशियल्स हैं या जो इंडिया की बैलेंस शीट है वो खराब हो जाती है. और बैलेंस शीट कब खराब होती है, जब बैंक्स बहुत अग्रेसिवली लोन दे दे या खराब कॉर्पोरेट्स को फंड करने लग जाए या बहुत अग्रेसिवली लोन बुक को ग्रो कर ले. So this is maybe one of the top-down reasons why RBI is taking so many actions so that they want to contain the irrational lending boom. So this is again regulatory actions, but because investors are investors कैसे सोचते हैं कि यार ठीक है बूम एंड बस्ट है, हम लोग बूम में आएंगे बस्ट में निकल जाएंगे, बट यूजली ऐसा होता नहीं है. But again, it could be that the growth gets prolonged instead of being very cyclical like booms and bust. Third क्या है, NIM contraction. अब NIM contraction क्या है, तो निम्स आर लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ बैंक. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल को अगर आप सेल से हटा देंगे जो आप मार्जिन कमाते हैं उसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं. बैंक के केस में रॉ मटेरियल क्या होता है, दैट इज द मनी दैट दे टेक फ्रॉम डिपॉजिटर्स एंड अदर सोर्सेज. तो बैंक्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मनी होते हैं. एक तो होलसेल डिपॉजिट्स होते हैं, राइट, एंड एक तो कासा रहता है. तो अभी क्या चल रहा है बैंक्स के केस में, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स आर डूइंग वेल, इंडिया के ना फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ते जा रही है, तो पीपल आर प्रेफरिंग लेस टू पार्क देयर मनी इनटू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. तो जो सा है दैट इज कासा में जो सा आता है सेविंग्स अकाउंट के अंदर इस टाइम पे लोग कम पैसा पार्क कर रहे हैं.
तो इससे क्या है कि बैंक्स के पास जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है वहाँ पे एक चैलेंज बैंक्स के साथ रह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कॉस्ट ऑफ फंड आपका बढ़ता है एंड आगे आप उतनी तेजी से अपने यील्ड्स नहीं बढ़ा सकते तो आपकी निम्स जो बीच में होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। माने जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं माइनस जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, माने आप अगर आपने पैसा अपने बोरोवर्स से लिया हुआ है, जैसे जो कासा में आपके पैसा पार्क कर रहे हैं, राइट, अगर कासा की जगह आप ज़्यादा पैसा टर्म डिपॉजिट से रेस करेंगे, टर्म डिपॉजिट होता है दैट इज फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट की ग्रोथ बहुत फास्ट आ रही है और बैंक्स को वहाँ पे हाई यील्ड ऑफर करनी पड़ रही है। तो माने अगर कासा से ज़्यादा ग्रोथ आपकी टर्म डिपॉजिट से आ रही है तो इट मीन्स दैट योर कॉस्ट ऑफ फंड विल स्टार्ट गोइंग अप। कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जाता है, ज़्यादा आप लोन यील्ड को बढ़ा नहीं सकते यहाँ से जितना बढ़ा सकते थे, तो आपकी निम्स बीच में जो रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। फोर्थ की रीजन इज प्रॉब्लम ऑफ साइज। तो रिसेंटली HDFC बैंक का मर्जर हुआ विद HDFC लिमिटेड, तो उसके अलावा वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम ऑफ साइज बन गई है। सिमिलरली लोग, मेरी जो डिस्कशन होती है इन्वेस्टर्स से, किसी से ICICI बैंक पे होती है या किसी से एक और किसी बैंक पे होती है, तो सबका एक ही कहना है कि यार ये मिड टीन से ज़्यादा तो ग्रो कर नहीं सकते, राइट। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द व्यू विच हैज लेड टू दिस सेक्टर बीइंग डी-रेटेड। तो ये समझना हमें ज़रूरी क्यों है, बिकॉज जब हम ये सारी प्रॉब्लम समझ पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इस सेक्टर में री रेटिंग किस सिनेरियो में हो सकती है या फिर इन विच सिनेरियो दिस सेक्टर माइट कीप डूइंग वेल। एंड फाइनली इशू ऑफ लाइबिलिटीज, जो हमने बात करी कि बैंक्स में अगर टर्म डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहा है। सो दीज आर द 5 reasons व्हाई इन्वेस्टर्स आर बेसिकली throwing the baby out of the bath water, and this is why a lot of deep value investors are interested in this sector. प्राइमरी रीजन क्या है इंटरेस्ट का, कि डीप वैल्यू इन्वेस्टर क्या ढूंढ रहे हैं, वैल्यू ढूंढ रहे हैं। एंड अगर आप काफ़ी सारे फ्रंटलाइन बैंक्स का प्राइस टू बुक देखते हैं तो इट हैज़ गॉन बिलो देयर हिस्टोरिकली मीन वैल्यूएशंस। माने अगर कोई 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था तो आज वो 2.3 2.4 पे कर रहा है। कोई 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था तो 1 ईयर फॉरवर्ड पे वो 2.3 टाइम्स पे कर रहा है। तो जब हम इन्वेस्टिंग आइडियाज़ की बात करते हैं तो सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिंग आइडियाज़ आई हैव गॉट फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स विच आर इन्वेस्टर्स। बिकॉज जब आपके पास नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं तो क्या होता है कि यू कैन साउंड योर आइडियाज़ विद ईच अदर, कि आप डिफरेंट आइडियाज़ एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड काफ़ी बारी कोई ऐसी इंसाइट आ जाती है जो आप जाके वापस पढ़ेंगे तो एक इन्वेस्टिंग आइडिया क्लिक कर जाता है। तो इन्वेस्टिंग आइडियाज़ और नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए हम लोग करें एक SOIC ऑफलाइन इवेंट ऑन 26 of May, जहाँ पे क्लोज टू 300 to 400 इन्वेस्टर्स बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विल कम। एंड वहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे एंड वील बी डूइंग अ प्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट थीम्स विच लुक इंटरेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। उनका मैक्रो एनालिसिस करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विल बी डन बाय मिस्टर हिमांशु शर्मा, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एंड ही विल बी डूइंग अ प्रेजेंटेशन ऑन रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ्स। एंड इसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो अनदर इन्वेस्टर दैट इज कुमार सौरभ who will be coming, and he will be helping us with the presentation on broad themes which might do well for the next couple of years. And इसके साथ साथ ऑफलाइन इवेंट्स का बेनिफिट क्या है कि आप सब नेटवर्किंग भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज द इंटायर इवेंट विल बी फॉर 5 to 6 hours, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिसमें पहले तो 2 presentations होंगी, उसके बाद लंच होएगा एंड वील बी नेटवर्किंग विद ईच अदर। तो वहाँ पे आके आप लाइक माइंडेड लोगों से बहुत सारे मिलेंगे एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट एक्सपोजर इन टू द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। So with this, I'll see you on 26th of May. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.